सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम यहाँ क्लास 12th का चैप्टर 5th पढ़ेंगे जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीनेट एग्ज़ाम और फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ only to a baby elephant and not some other animals। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है। ठीक है, और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स। इसके अलावा जो मैंगो सीड है वो हमेशा मैंगो प्लांट को ही क्यों बनाता है। ठीक है, और किसी प्लांट को क्यों नहीं बनाता है। गिव दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है क्या वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मीन्स जो पेरेंट्स के अंदर डीएनए होगा और जो ऑफस्प्रिंग के अंदर डीएनए होगा वो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ वो मॉर्फोलॉजिकल सेम होना चाहिए। इन अनदर सेंस जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल यानी एग्जैक्टली मिलता हो। तो क्या ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स हैं क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल, पेरेंट का स्किन क्या है, स्किन का कलर क्या है, ब्लैक है, वहीं पे चाइल्ड की स्किन का कलर क्या हो गया वाइट हो गया। तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का कलर क्या था, ब्लैक था, और वहीं पे जो चाइल्ड था उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, डिफरेंस आया ना, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया, डिफरेंस आया। हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। क्या आपने कभी देखा है कि जो सिबलिंग्स यानी भाई बहन होते हैं वो दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी ये दोनों दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं। These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetic। तो ऐसे क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपको बायोलॉजी के ब्रांच जेनेटिक्स में मिलेंगे। ठीक है, जेनेटिक मीन्स जेनेटिक वर्ड्स कहाँ से आया है, जीन से आया है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन पाया जाता है, और जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। देखिए, जो जेनेटिक सब्जेक्ट है उसके अंदर हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना पेरेंट से प्रोजेनी में। ठीक है, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन एंड डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ों को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास होते हैं या फिर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड दिया गया है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उसे हम क्या करते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, और हेरिडिटी इनहेरिटेंस की वजह से होता है, इसलिए इनहेरिटेंस हेरिडिटी का क्या है, बेसिस है। ठीक है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन का मतलब है डिग्री, बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब जो प्रोजेनी है वो कितना अपने पेरेंट्स से अलग है, मीन्स डिफर, या फिर उसमें कितना अपने
जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से कितना वेरी कर रहा है, मीन्स कितने वेरिएशन उसमें आ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8,000 टू, यहाँ पे 1,000 लिखा है बट आई थिंक 10,000 होना चाहिए, ठीक है, BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफ़ी पहले से ही ह्यूमंस को ये पता था कि जो वेरिएशन का कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organism that possessed desirable character। अब देखिए, पहले से ही ह्यूमंस बीइंग को क्या पता था, पहले से ही ह्यूमन बीइंग प्लांट्स और एनिमल्स की एक वाइड पॉपुलेशन को कलेक्ट करके उनके बीच में सेलेक्टिवली ब्रीड कराते थे, मतलब जानबूझ के अपनी मर्जी के हिसाब से वो ब्रीडिंग करवाते थे, और उस ब्रीडिंग से जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे उनमें उन्हें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिलता था, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, देखिए, ह्यूमंस बीन प्लांट और एनिमल्स की एक वाइल्ड पॉपुलेशन को कलेक्ट करके उनके बीच सेलेक्टिवली ब्रीड करवाते थे, मतलब जानबूझ के ब्रीड करवाते थे अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। और उस ब्रीडिंग से जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे उनमें उन्हें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिलता था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक कोई प्लांट है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ए, वहीं पे ये दूसरा कोई प्लांट है जिसको हम नाम दे रहे हैं बी, ठीक है। अब क्या होगा, इसका पॉलन इस प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया जाएगा, मींस ए प्लांट का पॉलन इसके स्टिग्मा पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसको हम अब मतलब इसके पॉलन को इसके स्टिग्मा पे डाला गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग हुई यहाँ पे, मींस हमने अपने मर्जी के हिसाब से एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकाला और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया। तो अब इसमें जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, मींस इन दोनों से जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ए और बी कैरेक्टर्स होंगे उसमें, ठीक है। उसमें ए और बी प्लांट्स की क्वालिटी होगी। तो पहले प्लांट की, ए प्लांट की क्वालिटी क्या थी कि इसका जो फ्रूट था वो क्या था, उसकी फ्रूट की क्वालिटी क्या थी, गुड थी, मतलब अच्छी क्वालिटी थी। बट इसमें जो डिजीज़ थी यानी बीमारी थी वो जल्दी लग जा रही थी। सेकंड में क्या था कि इसमें फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और इसमें क्या था कि बीमारी जल्दी से नहीं लग पाती थी, ठीक है। अब इस प्लांट के फ्रूट, मतलब ये जो ए बी प्लांट बना है, इस प्लांट के फ्रूट तो अच्छे बनेंगे, साथ ही साथ इस प्लांट में डिजीज़ भी जल्दी से नहीं होगी। तो इससे हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिला, मतलब ए और बी से हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिला जो हम चाहते थे एक्चुअली में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फॉर अ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड एग्जाम्पल साहिवाल काउज इन पंजाब। तो देखिए, हमने दो काऊ को लिया, एक काऊ ए हो गई हमारी और एक बी हो गई, ठीक है। अब दोनों वाइल्ड काऊ हैं, अब इनके बीच में हमने क्या कराया, ब्रीडिंग करवाई। तो इससे एक काऊ मिली जिसको हम नाम दे रहे हैं सी, ठीक है। और ये सी काऊ क्या थी, साहिवाल काऊ। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है साहिवाल काऊ की कि ये मिल्क बहुत ज़्यादा देती है और इसमें डिज़ीज़ भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हीट को टॉलरेट करती हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी को ये बर्दाश्त कर पाती हैं। तो हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से साहिवाल काऊ बनाया, ठीक है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे, मीन्स पहले के जो लोग थे, उनको ये तो पता था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि वेरिएशन क्या होता है। अब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्हें ये सारी बातें पता थी, क्योंकि उन्होंने साहिवाल काऊ को डेवलप किया था, बनाया था, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन किस तरीके से होता है, मींस उनको इसके पीछे का साइंस क्या है ये नहीं पता था, ठीक है।
तो हमारा पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए 19th century के मिड में कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance in living organisms। तो जो जॉर्ज मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे यानी मटर पर, और लगभग 7 साल तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने फिर जाके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, हमारे पास कोई प्लांट है जिसका नाम हमने ए रख दिया, दूसरा कोई प्लांट है जिसका नाम हमने बी रख दिया। ठीक है, इनके बीच में क्या होगी, ब्रीडिंग कराई जाएगी। तो हमने इनके बीच में ब्रीडिंग कराई, हमको क्या मिला, ए बी प्लांट एक मिला। ठीक है, अब ए बी प्लांट के अंदर क्या होगा, ए एंड बी कैरेक्टर दोनों होंगे। ठीक है, ए और बी कैरेक्टर दोनों होंगे ए बी प्लांट में। तो ऐसे प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। और जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस हाइब्रिड प्लांट को बनाया जाता है उसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट statistical analysis and mathematical logical were applied to problems in biology। देखिए, मेंडल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न की कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, और बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स की मदद उन्होंने ली थी। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था। ठीक है, मीन्स उसने कई डिफरेंट टाइप के पी प्लांट को लिया था और 7 साल तक उनमें क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। ठीक है, His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the idea that he collected। तो देखिए, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लार्ज सैम्पलिंग साइज पे किया था, तो उससे जो रिजल्ट मिला उसकी ग्रेटर क्रेडिबिलिटी थी। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मीन्स जिस पे हम भरोसा कर सकें। ठीक है, तो जो उनको रिजल्ट मिला मेंडल को उसकी क्या थी, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब भरोसा करने लायक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज inference from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated idea। अब देखिए, unsubstantiated मीन्स क्या होता है। unsubstantiated मीन्स होता है निराधार, मतलब बिना किसी एक्सपेरिमेंट और प्रूफ के कोई भी बात बोल देना, मतलब हवा में कह देना, तो उसे हम बोलते हैं अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया। देखिए, इस लाइन में बताया गया है कि मेंडल ने अपने टेस्ट प्लांट यानी पी प्लांट के कई सक्सेसिव जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए, और इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो उन्होंने अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया नहीं दिया, बल्कि प्रूफ करके एक्सपेरिमेंट करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, जो कि आज तक सही माना जाता है। हाँ, हालांकि उस समय पे किसी ने इसको भाव नहीं दिया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे, या फिर मेंडल जो बात बोल रहे थे उस पर किसी ने भाव नहीं दिया, ना ही किसी ने इतना इग्नोर किया। भाई, जब उन्होंने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में घुसा दिया लाके, तो सब लोग सोच रहे थे कि ये चीज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। भाई, मैथ कहाँ पे है और बायोलॉजी कहाँ पे है। इसलिए मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन अ गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेड
टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड्स। देखिए जो मेंडल थे उन्होंने गार्डन पी प्लांट को इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने देखा कि उसमें दो अपोजिट ट्रेड मिल रहे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ मिल रहा है, वहीं सीड में एक येलो सीड और एक ग्रीन सीड मिल रही है। ठीक है, दिस अलाउज हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने अपोजिट ट्रेड के पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम। तो देखिए मेंडल के बाद कई और सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस को आगे समझने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि नेचर में कई सारे डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, मतलब कई टाइप्स के इनहेरिटेंस मिलते हैं, साथ ही इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने की कोशिश करी इन साइंटिस्ट ने जो मेंडल के बाद आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो देखिए मेंडल ने आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किया सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स प्लांट पे। ठीक है, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन in one that having undergone continuous self-pollination show the stable trait inheritance and expression for several generation। टू ब्रीडिंग पी प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उसमें जो प्लांट मिला, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो प्लांट मिला वो टॉल मिला, फिर हमने दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर हमें जो प्लांट मिला वो टॉल मिला, फिर हमने दोबारा से उस पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया उस प्लांट पे, फिर भी हमें टॉल प्लांट मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट होते हैं उनमें अगर हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो उसमें जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उससे, मतलब जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें जो ट्रेड होगा या फिर कैरेक्टर होगा वो स्टेबल इनहेरिट होगा। ठीक है, अगर इस केस में, अब इस केस में क्या होता है कि जो हमको ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक्स मिले वो क्या मिले, टॉलनेस मिले, मतलब जितने भी प्लांट मिले टॉल मिले। ठीक है, हमने एक प्लांट लिया उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, हमको क्या मिला, टॉल प्लांट मिला, फिर उस टॉल प्लांट में हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर हमें टॉल प्लांट मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, स्टेबल इनहेरिट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटी। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटी को सेलेक्ट किया था। ठीक है, एज पेयर्ड विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वंस कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। और इन 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स का पेयर बना दिया, जो कि कितने पेयर बने, 7 पेयर बने थे। ठीक है, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वर स्मूथ और व्रिंकल शीड, येलो और ग्रीन शीड, इन्फ्लेटेड यानी फुल, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पिचका हुआ ग्रीन, और येलो पॉड एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स होता है अपोजिट ट्रेड। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्मूथ और व्रिंकल शीट्स थे, येलो और ग्रीन शीट्स थे, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पिचका हुआ था, येलो पॉट्स थे, टॉल और ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।